कोर्स टाइटल आपका है, कोर्स टाइटल जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। सारे बच्चे नोट करना स्टार्ट करें, साथ साथ लेक्चर नोट करना आप लोगों ने। सॉरी टू लेट। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ठीक है आपका। और ये आपका कोर्स कोड है और ये आपका कोर्स टाइटल है, ये मस्ट है, ये याद रखने। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, कंटेंट लिख लें आप, व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो क्लिनिकल इसकी डोमेन्स क्या हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं, ठीक है। व्हाई क्लिनिकल साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, तब इनको गो थ्रू करना जरूरी है। व्हाई क्लिनिकल साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। आप रीज्वाइन करें अगर आपको आवाज नहीं आ रही, जो स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही। ओके जी, सबसे पहले जी है व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। बच्चों, क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली ट्रीटमेंट और थेरेपीज ऑफ मेंटल डिजीज, जो आपकी मेंटल डिजीज होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं, उनका क्लिनिकली ट्रीटमेंट करना, यानी उनकी ट्रीटमेंट और थेरेपीज कौन कौन सी दी जाती हैं, इसको हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये हमें प्रोवाइड करती है। हाँ, इसमें हम लोग टेक केयर करते हैं मेंटल बिहेवियर की। जो आपका मेंटली आप इल हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी थेरेपीज दी जाती हैं, कौन कौन सा आपके जो है वो ट्रीटमेंट शामिल है, इसको हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे, ये सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रो भी दे देती हूँ कि 1907 में ये लिटनर लाइटनर विटमर जो था, एक पर्सन, एक साइंटिस्ट, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको आप लिख लें कि 1907 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम लाइटनर है जी, इसका नाम LI, नजर आ रहा है? मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी गुजारा करें। लाइटनर विटमर, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके एमसीक्यूज आएगी। मैं आपको थोड़ा सा आपका बता देती हूँ, चलिए मैं लास्ट में बता दूंगी, लेक्चर नोट कर लें आप पहले। अच्छा जी, इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया था, पहली दफा जिस पर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया वो लाइटनर विटमर पर्सन था, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था 1907 में। यानी ये अभी पिछली सदी की है ये बात, इतना ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। ओके,
जी शहजादी ताज आपका नाम है, तो ये सबको आवाज आ रही, सिर्फ आपको नहीं आ रही। ओके। उसके बाद इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। थेरेपी, मेडिसिन कह लें, इसमें आपकी एजुकेशन भी आ जाती है। ये सिमिलर चीजें हैं, यानी ये चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। इसमें आपकी सोशियोलॉजी भी आ जाती है, ठीक है। सोशल बिहेवियर जो है सारा उसका ये चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ओके। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये आपकी इसमें जो डोमेन्स हैं, डेफिनेशन समझ आ गई सब बच्चों को? यस मैम। डेफिनेशन में लिख देती हूँ, चलें आपके उसके लिए डेफिनेशन में लिख देती हूँ। बेसिकली इसको हम लोग कहेंगे कि इट कैन बी डिफाइंड एज असेसमेंट ऑफ, समझ आ रही है बच्चों? मेरा थोड़ा सा ना स्पेलिंग वगैरह मैं नहीं ज्यादा लिखती, तो आप लोग खुद ही इसको कर लें। असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये आप लोग इसको कह सकते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन यानी इंसानों के जो बिहेवियर्स हैं उसको स्टडी करना, और उसके बाद थेरेपीज देना और उनका ट्रीटमेंट करना, इस चीज को करते हैं। पहले स्टडी करना बिहेवियर को, ठीक है, फिर उसको करना, यानी उसमें आ जाती हैं कि कौन कौन से। अब ह्यूमन बिहेवियर जो है ना बच्चों, उस पे दो चीजें, ह्यूमन बिहेवियर पे कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, इट्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताना। चले मैं इसका आंसर नहीं आपको दूंगी, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 0.5 मार्क्स। ये आपने क्वेश्चन अपनी जो है क्लास में देना है। व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर डिपेंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इंसानों का जो बिहेवियर है उस पे किस टाइप के जो है वो फैक्टर्स। यूजुअली तो एनवायरनमेंट जिस तरह का इंसान का होता है उसी तरह का उसका जो है बिहेवियर ट्रिगर होता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नोट कर लें, 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सब बच्चे अपना अपना जो है वो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप इसको टाइप राइट करके भी बता सकते हैं, गूगल पेस्ट ना हो। इट शुड बी योर एनालिसिस। वन थिंग मोर बच्चों, साइकोलॉजी की जो ओरिजिनेशन है ना, साइकोलॉजी, इट डिपेंड ऑन एनालिसिस। it based on it based on analysis, that how much you are good in analysis, मतलब कितना आप एनालाइज करने में चीजों को आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी बच्चों स्टार्ट होती है कि जब आप साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जब आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, थिंकिंग, ये इट्स अ साइड पॉइंट। ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और एनालिसिस, ये आपकी जब अच्छी हो जाएंगी तो यू विल बी अ गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यू कैन ट्रीट वेल। फिर ट्रीटमेंट जो है वो आप दे सकते हैं अच्छे से, फिर उसमें थेरेपीज भी आप दे सकते हैं, ठीक है, और पर्सन जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। समझ रहे हैं ये बात? ये चीज जो है इसको कर लें कि साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन आ जाती है, थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी होगी तो आपकी एनालिसिस अच्छी होगी, एनालिसिस अच्छा होगा तो ट्रीटमेंट अच्छा देंगे, ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो जो ह्यूमन है वो साइकोलॉजिकली वो एक अच्छे और गुड कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो पेशेंट जो है उसके 100% में से 50% जो है वो वैसे ही ठीक हो जाता है। आपको मेरी समझ आ रही है मेरी बातों की? जी जी मैम, बातों की तो आ रही है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ना, क्योंकि कैमरा फिक्स नहीं है इस वजह से वो उसकी कोई समझ नहीं ला रही। ओके, आई विल ट्राई कि मैं जरा, कैमरा नहीं फिक्स हो रहा। अच्छा, अब मैं आपको बताया, एक हाथ से कैमरा और दूसरे हाथ से।
चलिए मैं बोल रही हूँ ना, वो तो राइट करें ना आप, मेरी आवाज तो आ हाँ रही है ना? हाँ हाँ, जो मैं वो बोल आप रही हूँ वो लिख याद में जो क्वेश्चन है वो लिखवा देना, कोई इसमें मैं जो बोल असाइनमेंट या रही हूँ उसको आप लिखते जाएं सारे बच्चे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमारी डोमेन्स थी, लास्ट पे रिपीट करती हूँ, चले आगे कंटिन्यू करते हैं, लास्ट पे रिपीट करते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसमें 3 to 4 फैक्टर्स होंगे जो ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं। वो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना लिखनी है। आपका आज से आपकी आज से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकल प्रैक्टिस होती है। आपकी जो मेंटल प्रैक्टिस है ना वो आज से शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि आपके ऑब्जर्वेशन किस नेचर की। आप बच्चों की जब कमेंट्स लेंगे तो देखेंगे, उनके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे किस नेचर में जा रहे हैं। उसके बाद ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, आई डोंट हैव हाईलाइटेड बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन टुडे। तो मैं आप लोगों को हाईलाइट नहीं कर पा रही, तो यू शुड हाईलाइट दैट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक, व्हाट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डू। सेम बात थी। नंबर 1, they observe human behavior. They observed human behavior. Number 2, they analyze psychological issue. ठीक है, they analyze psychological issue. They make a treatment plan. They treat, they give treatment. To patient. वो थेरेपीज करते हैं। ठीक है, ये थेरेपीज के मुझे अब ऐसा नहीं स्पेलिंग याद आ रहे, तो आप खुद ही लिखें। ओके, ये चीजें आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, थेरेपीज इसके का क्या अलावा मतलब एक है? और चीज मैं बताती हूँ। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी डोमेन में रिसर्च भी आ जाती है। साइकोलॉजिक रिसर्च इन साइकोलॉजी। रिसर्चेज आ जाती हैं, कौन सी? मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ पे वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमारा स्पेसिफिकली फोकस जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में किस पे है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं, दे स्टडी मेंटल हेल्थ, दे स्टडी मेंटल बिहेवियर, मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इफ यू विल बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन फ्यूचर, तो आपको ये चीजें पहले से पता होंगी। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा जी, उसके बाद डोमेन्स की बात कर लेते हैं। नंबर थर्ड टॉपिक हमारा जो था वो था डोमेन्स क्या क्या थे, जो अभी इस पूरे कोर्स में आप लोग पढ़ेंगे। उन डोमेन में सबसे पहले साइकोपैथी है। कौन कौन से स्टूडेंट साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं? मैम इंटर में पढ़ी थी। ओके, मैम मैंने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया है। ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में है। सो व्हाट इज योर स्पेसिफिक फील्ड, मेजर कोर्स? जिनकी ग्रेजुएशन है उनका मेजर कोर्स क्या है? साइकोलॉजी है, सिंपल अप्लाइड साइकोलॉजी है, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी? नो आइडिया। ओके, अच्छा जी, इसमें हम साइकोपैथी पे बात करेंगे। इनकी डोमेन्स में हम लोग डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे, कौन कौन सी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं।
जो आपके इंस्ट्रक्टर आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ाएंगी। और उसके बाद डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। उसके बाद आपके जो डिसफंक्शंस हैं, व्हाट इज डिसफंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिसफंक्शन, ये बताएं जिनका ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी में। क्या नाम है इनका? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यानी जब ह्यूमन बिहेवियर जो है उसके डिस्फंक्शंस आ जाए, यानी अब नॉर्मेलिटी आ जाती है, नॉर्मल बिहेवियर्स नहीं होते। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके, ट्रायोमा। फिर हम डिटेल से थेरेपीज के बारे में पढ़ेंगे, उनको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आपका मेजर कोर्स क्या है, आपने मुझे बताया नहीं। मैम वो मैंने नहीं कहा था, मैंने इंटर में पढ़ी थी। ठीक है, थेरेपीज आ जाती हैं, चलें ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास माल एडजस्टमेंट। अच्छा, ट्रायोमा तो आई थिंक सबको ही ऑलमोस्ट पता होता है, इमोशनल बिहेवियर। इसके अलावा डोमेन्स जो हैं वो फर्दर आपकी इंस्ट्रक्टर के पास कंटेंट है, वो इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे। जो मेरे पास जितना है मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें हमारे इब्नॉर्मल बिहेवियर, ये बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, ये जो इब्नॉर्मल ये बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा एक वाइड एक टॉपिक है। इसके बहुत ज्यादा इसमें चीजें आ जाती हैं। इसमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लास्ट टाइम क्योंकि मैंने साइकोलॉजी एंड मेंटल, एक दफा एक फेज में मैंने साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ पढ़ाई थी, और एक फेज में मैंने साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन पढ़ाई थी। साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्या इनका आपस में होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसी में आ जाती है, स्लीप मैनेजमेंट आ जाती है इसमें। और उनकी वजह से भी, अब मैं तो आपकी इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये चीजें सारी हैं। आई विल डिस्कस विद योर इंस्ट्रक्टर। मैं उनको बोलूंगी कि ये आपको ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये आजकल का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये रेड जोन में है। ये वाला टॉपिक जो है, ये आजकल हमारी सोसाइटी में रेड जोन में चल रहा है। ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है ना, इनकी वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं। तो ये रेड जोन में इस टाइम जो इन करंट टॉपिक है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी अगर हम लोग स्टडी करें तो कोई 200 तक ऐसे जो बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर जो है वो स्टडी किए जा चुके हैं, जो कि सोसाइटी में कर रही है। ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाती है इसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, और स्लीप मैनेजमेंट। ये कॉग्निटिव दिमाग के बारे में इसका क्या है? ट्रीटमेंट्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। इमोशनल बिहेवियर लिखी है सबने, इमोशनल इमोशनल इश्यूज। ये इमोशनल इश्यूज भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है ना आजकल की सोसाइटी का सबसे मेन इशू है। तो ये सारा जी आपकी इसमें साइको पैथोलॉजीज है, साइकोपैथी भी है, इसको साइकोपैथोलॉजीज भी अगर आप लिख लें तो। साइकोपैथोलॉजी ये भी एक बहुत मेन इशू है आजकल का। साइकोपैथी कह लें या पैथोलॉजी कह लें। ठीक है, समझ आ गई सबको? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो मैम।
अच्छा जी, अब एक मैंने 4th नंबर पे बताया था कि अब ये जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं ये क्यों, इसका क्या वो है? कि व्हाई क्लिनिकल साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? इट्स ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारी बातें अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि जो हम कोर्स कर रहे हैं इसका हमें क्या फायदा होगा, या इसका हमें क्या फायदा है। अगर तो आपका ग्रेजुएशन या आपका बैकग्राउंड या आपकी अभी आपने इंटर में है, यू वांट टू गो फॉर साइकोलॉजी इन फ्यूचर, तो आप एक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और लोगों को बहुत ज्यादा मसले क्योंकि मेरी फील्ड मेडिकल है, तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जो पेशेंट आते हैं उनको कोई मसला नहीं होता, उनको बेसिकली मसला होता है दिमागी मसले, परेशानियां होती हैं, बीपी इश्यूज। अगर मैं कहूँ बीपी इशू है किसी को, तो वो भी मेंटल हेल्थ की वजह से है। तो मेडिकल जो इलनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस के। ये बात याद रखें कि जो मेडिकल इलनेस है वो आपकी मेंटल इलनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीपी इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास डिप्रेशन की मसले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर हम लोग किसी से मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट आता है ना, तो अगर उससे मैं खुद, क्योंकि मैं एक एनालिसिस में मेरा ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि एनालाइज करूँ कि सोशल बिहेवियर को एनालिसिस में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं अगर किसी पेशेंट से पूछूं ना कि आपका क्या मसला है, ये वो, तो वो आजकल अपने घर की प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। यानी उनके क्या मसले हैं घर में, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा मसला है, बच्चों को पढ़ाना, स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो हैं वो ज्यादातर बीपी, स्ट्रेस और ये डिप्रेशन के इश्यूज में होते हैं। और ये जो चीजें हैं ये बेसिकली हमारी सोसाइटी का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और इन्हीं की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मेंटल हेल्थ, मेडिकल इलनेस की तरफ जाती हैं। यरकान हो गया जी, डायबिटीज हो गई है, ठीक है, डायबिटीज हो गया, उसके अलावा और भी बीपी इशू सबसे बड़ा मसला है। बीपी की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो डेथ्स हो जाती हैं, स्पेशली अगर 40 प्लस में बात करूं तो 40 प्लस के जो लोग हैं उनको जो है बीपी का प्रॉब्लम मोस्टली हो जाता है। और आजकल अगर मैं देखूं तो यंग, जो हम बिल्कुल यंग लोग हैं जिनकी एज कोई 30 प्लस भी नहीं होती, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि 20 प्लस उनकी एज होती है, तो उनको भी बीपी के इशू हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी सोसाइटी में ऐसे सोशल बिहेवियर्स हो रहे हैं, ऐसे सोशल बिहेवियर हमारी सोसाइटी में है कि उनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। उसमें फिर इशू क्या आता है यंग में, स्लीप मैनेजमेंट का इशू आ जाता है। सो नहीं पाते रात को, दिन को सोना, रात को जागना, और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब स्लीप मैनेजमेंट का एक पूरा एक टॉपिक है, मैं आपके इंस्ट्रक्टर को कहूंगी ताकि वो आपको इंक्लूड करके आपको इस स्लीप मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट दे सके। अच्छा, अब स्लीप मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, और फिर क्या होता है वो फिर आपका इफेक्ट कर रहा होता है कि डिफरेंट डोमेन पे, लाइक स्टडी पे इफेक्ट करता है, जॉब पे इफेक्ट करता है, आप लेजी हो जाते हैं, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, आप फ्रेश नहीं रहते, ठीक है, आपके रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके रिलेशन जो है आपकी फैमिली के साथ हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, आपके डिफरेंट है, वो आपके डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स मीन के इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मेंटल हेल्थ, एंड साइकोलॉजी is the main domain of your medical illness, मेजर इशू ऑफ योर मेडिकल इलनेस। तो अगर हम इसको कहें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आजकल। तो कोशिश करें कि अपना साइकोलॉजिकली आप खुद भी बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आपके पास पेशेंट भी आ जाता है तो आप कोशिश करें कि उसका ट्रीटमेंट आप
वैसे ही वहां बैठे बैठे ही कर दें, क्योंकि थोड़ी सी रिलीफ, जब बॉडी को रिलीफ आती है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ये कहना मानना है कि जब आपका दिमाग रिलैक्स रहता है, आपका माइंड सेट रहता है, आपके दिमाग में टेंशन और परेशानियां नहीं होती, तो डेट्स मीन कि आपका जो लाइफ साइकिल है वो भी हेल्दी रहता है। अब हेल्दी लाइफ साइकिल के लिए आपको चाहिए कि आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, लाइक उसको ऐसी थेरेपी दें कि बैठे बैठे ही वो ठीक हो जाए। तो ये चीजें जो हैं ये क्योंकि मेरा तो दोनों फील्ड से ताल्लुक है, साइकोलॉजी से भी और मेडिकल से भी है, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये जी मैंने बताया कि मेडिकल और इसका काफी क्लोजिंग। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम लोग क्यों स्टडी करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट एज के लोगों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट एज के लोगों को एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये इंपॉर्टेंस में आ जाती हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताती हूँ कि इसमें आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप लोग क्या करते हैं कि आप ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आ जाती हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम एक कोर्स करवाया था, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन पे मैंने कोर्स करवाया था। उसमें मैंने तमाम ईटिंग डिसऑर्डर्स जो थी वो बताई थी स्टूडेंट्स को, और काफी उनको नॉलेज हुआ था, और काफी उनकी माइंड की थेरेपीज हुई। सोसाइटी बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कंट्रोल हम उनको दे देते हैं मेंटली। हमारा मेंटल कंट्रोल जो है वो हमारी सोसाइटी और हमारे इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होता है। यू विल फील दैट, अभी 2 सेकंड की एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग कि सारे बच्चे अब एक्टिविटी के लिए अपने आप को रेडी करें। मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, यू विल फील दैट। अब आपने फील करना है इस चीज को। मैं अभी आपके साथ बहुत पोलाइट वे में बात कर रही हूँ, एज इंस्ट्रक्टर बात कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ एक फ्रेंड के तौर पे बात करना शुरू कर दूंगी। अगर यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि अभी आपके सामने आई एम इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम अरीला नेक है, और आई एम योर इंस्ट्रक्टर। अभी मैं आपको एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ। अभी अगर मैं 5 मिनट के लिए कहूँ कि और सुनाओ आयशा कैसी हो, ठीक है, और सुनाओ आयशा ठीक हो, आयशा नहीं, जो आपकी होस्ट है और आपकी डिप्टी भी है, तो मैं अभी कहूँ और सुनाओ आयशा कैसी हो, सारी क्लास का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। हो गया। अभी आपके सामने मैं एक इंस्ट्रक्टर थी, ठीक है, और अभी अब फौरन से अगर मैं कहूँ और सुनाओ आयशा कैसी हो, ठीक हो, कहाँ थी कल, ठीक है। अभी सारा इन्वायरमेंट हमारी क्लास का है। अभी आपने फील किया होगा कि मेरी वो लाइंस जो मैं अभी बोल रही थी एज इंस्ट्रक्टर वो डिफरेंट थी, और अभी अगर वो सारी डिफरेंट थी, और अभी अगर मैंने कहा है और सुनाओ आयशा कैसी हो, तो अभी सारा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया है। आप सब लोग सोचने लग जाओगे कि ये क्या, ठीक है। हुआ इफेक्ट थोड़ा, जिसको थोड़ा इफेक्ट हुआ है वो जरा अपना हैंड रेज कर दे। जिसने फील किया इस इफेक्ट को फील किया वो अपना हैंड रेज कर दे। मतलब किसी को नहीं हुआ, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, बस एक को फील हुआ, या आपने फील किया नहीं। बच्चों, साइकोलॉजी फीलिंग का नाम है। आपको क्या लगता है साइकोलॉजी जो है ये एक फीलिंग का नाम है? साइकोलॉजी एक फीलिंग है। जितना ज्यादा फील करेंगे उतने ज्यादा अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनेंगे आप लोग। जब तक आप फीलिंग करके आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपने इस चीज को फील करना है कि जैसा अभी मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी बताई कि मैं अभी क्लास में इंस्ट्रक्टर थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड डोमेन एंड व्हाटएवर। अभी मैं यहाँ पे आयशा नईम को बुला के होंगी और सुनाओ आयशा नईम कैसी हो, कहाँ थी कल से, नजर ही नहीं आई। इन्वायरमेंट चेंज हो गया चेंज। अभी ये आपने फील किया होगा थोड़ा सा कि अभी एकदम इन बातों में डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे इन्वायरमेंट के पास है। हमारा कंट्रोल किसके पास है? इन्वायरमेंट के पास है। अब मैंने ये आपको एक्सपेरिमेंट करवा दिया। इन्वायरमेंट किसके कंट्रोल में है? सॉरी, हमारा कंट्रोल किसके, हमारे माइंड का कंट्रोल किसके पास है? इन्वायरमेंट के पास है। इन्वायरमेंट जैसा होगा हम उस इन्वायरमेंट के साथ चलते जाएंगे।
ठीक है। अगर मैं आपके दिमाग में कुछ अच्छी बातें डालूंगी, आपको मोटिवेशन दूंगी, आप उसके साथ चलेंगे। अगर मैं आपको कह दूंगी कि यहाँ पे अगर मैं किसी बच्ची को एक दफा कह दूं कि चले मैं यहाँ पे एक बच्ची मरियम का नाम लेती हूँ, मैं कहूंगी कि मरियम यार जरा क्लास के बाद मुझसे राब्ता करना, तुमसे थोड़ी मैंने बात करनी। अब मरियम याज का माइंड ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो कहेगी कि अच्छा, कि वो कहेगी कि पता नहीं क्या हुआ, अब वो सोचने लग गई ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, अच्छा मैम ने मुझे क्यों ऐसा कहा। ठीक है, तो दैट्स मीन के एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है हमारी हमारी ह्यूमन टॉक्स। ये जो सोसाइटी है बच्चों, ये जो पूरी सोसाइटी एक सोसाइटी है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। ये देखिए ये कनेक्शंस है। ह्यूमन, ये एच फॉर ह्यूमन है, ह्यूमन इज कनेक्टेड विद ह्यूमंस, ह्यूमन नेक्स्ट ह्यूमन इज कनेक्टेड विद every human is connected with human. So what should we do? हमें क्या करना चाहिए? We should create positivity. अब ह्यूमन किससे कनेक्टेड है? ह्यूमन से। दैट अगर मैं एक ऐसा ह्यूमन बन जाऊं जो किसी से बात नहीं करता, जो अपनी थिंकिंग सोचता रहता है हर वक्त, किसी की सुनता ही नहीं, तो दैट्स मीन कि आई एम वर्किंग बाय माई ओन, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। ठीक है, ये जो है ना साइकोलॉजी, उसकी मैं बता रही हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की डोमेन में ये चीजें आती हैं कि आपने एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट कैसे बना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ह्यूमन ह्यूमन से कनेक्टेड है। अगर आप 10 मिनट के लिए किसी से अच्छी बातें करेंगे, मैं कहूंगी माशाल्लाह आशा तो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, एक्टिव है, ऐसा। और उससे मेरा बिहेवियर चेंज हुआ ना, मैंने एनवायरनमेंट को गलत टोन दी, तो क्या हुआ कि एक बच्ची कुछ देर के लिए हौसला अफजाई होगी, वो खुश हो गई, और एक बच्ची जो है उसी वक्त वो क्या हुआ, जो है वो डिप्रेशन में चली, स्ट्रेस में चली गई, सॉरी डिप्रेशन में स्ट्रेस। अच्छा, आप लोगों के असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों का मैं आपको याद आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर बना के तो सेंड करना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन नोट कर लें। पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन जो था वो था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और दूसरा था कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ये आपने 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करने। अब ह्यूमन ह्यूमन से कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, देन वी शुड हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। एम आई राइट? वी शुड फील कंफर्टेबल विद एवरीवन। हमें हर किसी को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, ताकि ह्यूमन ह्यूमन से कनेक्टेड है, तो हमारे कनेक्शन से जितने भी ह्यूमन हमसे कनेक्टेड है, फिर फर्दर वो जो चेंज चल रही है वो सारी पॉजिटिविटी की तरफ से जाए। उससे क्या होगा? अब इसका फायदा क्या है बच्चों? इसका फायदा ये है कि लेस नेगेटिविटी, लेस मेंटल इलनेस, अच्छा जी, लेस ये किसका हैंड रेज हुआ जी? आस्क योर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी श्योर। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमें पॉजिटिव स्प्रेड करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ में हमारे इर्द मोस्टली नेगेटिव पीपल हैं, ठीक है, तो हम वहां पे कितनी देर पॉजिटिव रह सकते हैं? एट द एंड हम भी नेगेटिव हो ही जाते हैं। नो, तो इस चीज का क्या सोल्यूशन होगा? चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन देती हूँ। लेस नेगेटिविटी, लेस मेंटल इलनेस हो गई, ठीक है, उसके बाद लेस मेडिकल इलनेस। अब आपका क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर अब आपके इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रेशियो 90% है, और आप भी पर्सन उस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आप भी तो नेगेटिव हो जाएंगे डेफिनेटली, आप भी इस चीज को अडॉप्ट करेंगे ना। देखिए मैंने भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया कि मैं अभी बात करी थी, मेरी टोन बदली, तो आप सबका बिहेवियर, आप सब लोग की मेंटल जो डायरेक्शन वो चेंज हो गई। इंसानों की मेंटल डायरेक्शन चेंज कर देते हैं,
क्योंकि हमारा कंट्रोल हम सोसाइटी के हाथ में दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा कंट्रोल है वो हमारी सोसाइटी के हाथ में है। अब हमने वो कंट्रोल वापस लेना है। आपने वो सोचना है यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नंबर 1, ठीक है। आपको अपने तरीके से उसके बाद आपने इग्नोर करना है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जिस सोसाइटी जिस एरिया में मैं बिलोंग करती थी फ्रॉम चाइल्ड, जब मैं चाइल्डहुड में थी, उस सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल चेंज था, ठीक है। उस सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल चेंज था। उस एरिया का, उसमें क्या था कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे नेगेटिविटी थी। एक छोटी छोटी बात जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं था, जिसका कोई बेस नहीं थी, उसके ऊपर इश्यूज क्रिएट किए जाते थे और बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट किए जाते थे। अब मैंने उस फेज से खुद को कैसे निकाला, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने हमेशा खुद को स्ट्रांग रखा, ठीक है। डिटर्मिनेशन मेरी स्ट्रांग थी, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने एक ऐसा ये खुद इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपके सामने एक पूरा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो 200 फीस में आपको कोर्स करवा रहा है और वो 200 भी चैरिटी में जाते हैं। उस इंस्टीट्यूट में 20 कोर्सेज हो रहे हैं और वो भी एट अ टाइम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक कोर्स एक महीने बाद है, नहीं, सारे कोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं। डेली 7 क्लासेस होती हैं, डेली 5 क्लासेस होती हैं। यूनिवर्सिटी सेटअप है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेटअप है। सारा कुछ अपने टाइम पे हो रहा है, आपको ग्रुप्स में ऐड किया गया, सारा कुछ हुआ। मैनुअली सर्टिफिकेट्स में मिलेंगे आपको, अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स दी जा रही है, आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। अब इस सेटअप को लगाने के लिए एक मास्टरमाइंड चाहिए, ठीक है। वो मास्टरमाइंड कब मिलेगा? जब आप स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के मालिक हैं, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, आप ना उम्मीद नहीं होते, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, ये इंसान को बहुत आगे ले जाती है। अगर आपके पास एक पर्सन है ना, एक पर्सन आपके पास ऐसा है जो आपको जो है वो करता है, अप्रिशिएट करता है, आपने उसी पर फोकस करना है, फोकस नहीं करना चीजों पे। जब आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, आप इग्नोर नहीं करेंगे लोगों को, तो फिर तो नेगेटिविटी आप में भी आ जाएगी, आप हिम्मत हार जाएंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपने अपने अंदर से खुद करनी है, खत्म, ठीक है। आपने अपने आप को ट्रीटमेंट खुद देना है। मैं एक बात कहती हूँ कि कोई इंसान, कोई भी पर्सन आपको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता जब तक आपको सहारे की आदत नहीं खत्म होगी। सहारे की आदत नहीं खत्म होगी, आप अपने पाँव पे, अपने ऑन पे नहीं चलेंगे, तो आपको कोई भी पर्सन आके अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं 10 मिनट का ट्रीटमेंट दूंगी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं आपको 10 मिनट का स्पीच दूंगी, चली जाऊंगी, 10 मिनट बाद आप भूल जाएंगे। ह्यूमन जो ब्रेन है वो चीजों को ज्यादा याद नहीं रखता। कुछ चीजों को, कुछ इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको काफी देर याद रखता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको भूल जाता है। नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ रोज काफी इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब वो सारे हमें याद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद। मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले ये भी नहीं याद कि मैंने खाना खाया था। तो डेफिनेटली कि आपका ह्यूमन जो ब्रेन है वो इतनी स्टोरेज नहीं रख सकता। हर डिवाइस में एक रेंज होती है, 1 GB रेंज, 2 GB। ह्यूमन ब्रेन में इतनी उसकी अपनी स्टोरेज है। वो स्टोरेज बस उतनी है जितनी अल्लाह ताला ने उसके अंदर फिक्स की है। आपके जो ये कहते हैं ना, इंटेलिजेंट है बंदा। अब आप सोचें, एनालाइज करें इस चीज को। अब आप कहते हैं वो बंदा इंटेलिजेंट है, ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो उसके ब्रेन का स्टोरेज है ना वो ज्यादा है। पढ़ता हर कोई है, याद कम कम रखते हैं। दैट्स मीन कि उसके जो ब्रेन का स्टोरेज है वो ज्यादा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। लास्ट कोर्स में भी मैंने ये इंटेलिजेंसी पे एक टॉपिक पूरा रखा था। उसमें मैंने मेमोरी पे भी बात की थी, मेमोरी क्या होती है। इस दफा कोर्स डिफरेंट है। इंटेलिजेंस क्या मतलब है कि इंटेलिजेंस वो बंदा इंटेलिजेंट होता है कि जिसके ब्रेन का स्टोरेज ज्यादा होता है। अब ये बात आपको कोई और बंदा नहीं बताएगा, या ये बातें मैंने किसी कहीं से पढ़ी नहीं है, ये मैंने एनालाइज किया इन चीजों को। ये मैंने एनालाइज किया चीजों को कि जो हमारा ब्रेन है उसका स्टोरेज जो है वो हाई होता है। किसी किसी का हाई होता है, अल्लाह ताला ने हाई रखा है। किसी का ब्रेन स्टोरेज जो है वो कम होता है, वो थोड़ा चीजों को याद रखता है। किसी का ब्रेन स्टोरेज बिल्कुल ही नहीं होता, जो जिनके दिमाग में कोई बात पड़ती ही नहीं है। तो दैट्स मीन कि उनको हम लोग क्या कहते हैं,
कि हाँ जी ये नालायक है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये स्टोरी जो होता है, हर ह्यूमन डिवाइस जो अल्लाह ताला ने बनाई है, ह्यूमन डिवाइस ही कहूंगी उसमें, क्योंकि ह्यूमन जो है उससे से बहुत सारी मशीनें, इस दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वो ह्यूमन के स्ट्रक्चर को स्टडी करके बनाया गया है। ये बात भी आप याद रखें, ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो है ना, इंसान का स्ट्रक्चर, इसको स्टडी करके ये जितनी भी जो है वो बनाई गई हैं। इसमें मिसालें मैं आपको देती हूँ। मिसाल नंबर 1, ये जो रोबोट्स बनाए गए ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो रेलवे लाइन, रेलवे पटरी है, स्नेक, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको देख देख के ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो दैट्स बात करने का मकसद ये है कि आप अपनी उस चीज से बाहर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो हम अपनी इन जो हमारी ये वीकनेस है, इससे बाहर हम अपने आप को खुद ला सकते हैं। अगर बेशक इन्वायरमेंट आपका जैसा भी हो, लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ। मैं एक बात कहती हूँ कि जो सही इंसान है ना, जो अच्छा इंसान है और मजबूत इंसान है, वो खराब नहीं होता, इन्वायरमेंट उस पर इफेक्ट नहीं करता जब वो खुद स्ट्रांग हो। जब आप खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होंगी, आप अपनी एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और एक पक्का मुआहिदा अपने साथ कर लेंगे अपनी डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए, और उस काम की तरफ खामोशी से डटे रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। लोग आपको जो मर्जी कहते हैं, आप उनको स्माइल करके बात खत्म कर दो, उनसे बहस नहीं करो, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करो, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश मत करो। एक बंदा है, उसने आपको गलत कह दिया, वो आपको गलत कह के चला जाएगा, क्योंकि उसका तो काम है, इस सोसाइटी का तो काम है आप सब लोगों को वो करना, डिमोटिवेट करना। ये डिमोटिवेशन जो है, ये हर सोसाइटी में चलेगी। आप पाकिस्तान में रहें फिर भी डिमोटिवेट होंगे, पाकिस्तान से बाहर रहें, आप इस पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमेंगे तो क्या होगा, आपको डिमोटिवेशन मिलेगी। अब जो वर्ल्ड है, अब हम दुनिया छोड़ के तो नहीं ना जा सकते कि डिमोटिवेशन मिल रही है। अल्लाह ताला ने इसलिए तो भेजा है लड़ने के लिए। You should have to fight with your life. You should have to fight with your society. You should have to fight. उसके लिए अल्लाह ताला ने चीजें बता दी, सब्र, इस्तकामत। कभी इस चीज को एनालाइज किया आपने? ये चीजें फील करें जो मैं बता रही हूँ। इस्तकामत, मजबूती से रस्सी को थामना, मतलब मुकम्मल यकीन, सब्र, इस्तकामत, मजबूती से रस्सी को थामे रखो। दैट्स मीन के यकीन रखो अल्लाह ताला को, मजबूत रहो खुद। ये क्यों, ये चीजें, और उम्मीद ना उम्मीद नहीं होना, ये चीजें क्यों बताई? अल्लाह ताला ने हमें प्रिपेयर किया, अल्लाह ताला ने हमें एक प्रिपेयर करके हमें नोट्स दिए हुए हैं। उन नोट्स में क्या चीजें बताई हैं, उन नोट्स में हमें ये 4 चीजें बताई हैं, ये 4 डोमेन्स हैं। अफू दरगुजर कर दो, माफ कर दो, कोई इशू नहीं, अफू दरगुजर कर दो, माफ कर दो, ठीक है। बातों पे गौर ना करो, बातों पे गौर, ये भी फरमा दिया बातों पे गौर ना करो। क्यों? साइकोलॉजी तो हमारी अल्लाह ताला ने सेट की हुई है, अब हम उस साइकोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। हमारा इशू ये है, हमारे जो आप कह रही है ना नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में क्यों है और हम तो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने नोट्स दिए हैं उन नोट्स पे अमल नहीं कर रहे हम लोग। अब हमने इन नोट्स के ऊपर अमल करना है। जब हम इन नोट्स पे अमल करेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग खुद ही सेट रहेगा, हम मजबूत रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। बातों पे गौर ना करो, फजूल बातों पे, वो बातों पे अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि उन बातों पे यकीन ना करो जिन बातों को की कंफर्मेशन ना हो जाए। कानों से सुन ना लो, आंखों से देख ना लो, तो उन बातों पे यकीन ना करो। ये भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। कुरान पाक नोट्स है ना हमारे। तो जब हमने इन चीजों पे अमल नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे? जब देखें गुस्सा आया, गुस्से में आप लड़ाई होगी किसी के साथ, आपने क्या किया? अल्लाह ताला ने फरमाया जो गुस्सा पी जाया करो। आपने गुस्सा नहीं पिया, ठीक है, तो क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ, रिलेशन टूट गया, ठीक है। एक जगह थी जहाँ पे सब्र करना चाहिए था आपको। बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करो, सब्र करो, अल्लाह ताला ने फरमाया। अब हमने बर्दाश्त नहीं किया, हमारा रिलेशनशिप टूटा। ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह ताला फरमाते मैं हूँ तो ना उम्मीद। जब हमें अल्लाह ताला पे यकीन ही नहीं है हमें कि वो हमारे मसले हल कर सकता है, ना उम्मीद हो जाते हैं, तो फिर हमारा मसला कैसे हल होगा? हम तो अंदर से खोखले होते जाएंगे ना। तो आई एम कनेक्टेड ऑल थिंग्स which are happening in society, which are happening in world. इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मेडिकल से रिलेटेड था। आज मैंने आपको ये बताया, मेरा ये आपके साथ पहला और आखिरी लेक्चर है। तो मेंटल इश्यूज थे, इस्लाम था, इस्लाम या कुरान कह लें,
मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, सोसाइटी आ जाती है। इन सारी चीजों को, इस दुनिया में जितनी चीजें हैपन हो रही हैं, उन सारी चीजों को मैंने इकट्ठा करके आपको बता दिया है। हमने क्या करना है, वो लड़की आई थिंक शहजादी ताज थी उनका नेम है, आपने सिर्फ अमल करना है उन नोट्स पे जो कि अल्लाह ताला ने नोट्स दिए गए। जब आप उन नोट्स पे अमल करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपकी सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सच बोलो। अब ये क्यों बोला अल्लाह ताला ने, कभी एनालाइज किया? एज अ साइकोलॉजिस्ट आप एनालाइज करें, अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया सच बोले? आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आप सोचें, क्योंकि सच बोलना ऐसी चीज है, झूठ बोलेंगे हमारा दिमाग खराब रहेगा, हम परेशान रहेंगे, हम छुपाते रहेंगे, हम झूठ पे झूठ बोलेंगे, हम पर्सन टू पर्सन झूठ बोलेंगे। अब मैंने झूठ बोला एक पर्सन से, फिर दोबारा किसी एक हमारा ज़मीर जो है, ठीक है, वो हमें सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि हम परेशान रहेंगे, परेशानी रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमें बीमारियां लग जाएंगी। तो क्या हुआ कि ये चीजें जो है, और हमारा एतबार उठ गया उस पर्सन से, हमारा ताल्लुक भी खत्म हो गया, फिर हम डिफरेंट बातों का शिकार हो गए। तो ये चीजें इन चीजों पे हमें अमल करना होगा और अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपने मेरा आपका पढ़ लिया है, आप कह रही हैं कि आई एम डूइंग ऑल थिंग्स बट आई कांट मैनेज, या जो भी बोल रही हैं, तो ये गलत है। इस चीज में फिर आपका कहीं डिफेक्ट है इसमें, आप फिर प्रॉपर नहीं ले रही। मैम अब एक दफा सबक मैम लेकिन ऐसे भी तो होता है कि अक्सर हमारे एनवायरनमेंट और हमारा इर्द गिर्द के लोग, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है कि आप सारी जिंदगी से बेयर करते आ रहे होते हैं, सब्र करते आ रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि इंसान की फिर हिम्मत हो जाती है खत्म। अभी जैसे आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन का वो जो है डिफरेंस पूछा था, तो उसमें यही आता है, स्ट्रेस तो है ना कि मतलब थोड़ी देर के लिए, एक छोटे फेज के लिए आपको परेशानी रहती है, लेकिन डिप्रेशन में तो आपका फेज लंबा चला जाता है कि आप जिंदगी की हर चीज ही छोड़ देते हैं बिल्कुल करना। देखिए, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले बताया कि इस दुनिया में आप किसी भी जगह पे चले जाएंगे, ये चीजें होती रहेंगी। शहर बदलने से, एनवायरनमेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी एक लड़ाई का नाम है, एक जंग का नाम है, एक जंग का नाम है। यू शुड हैव टू फाइट टिल योर लास्ट ब्रीथ। आपको फाइट करना होगा। मैं बता रही हूँ कि मैं भी एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे फाइट, और मैं आई एम आल्सो, मैं अभी भी फाइट कर रही हूँ, और मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुई, और एवरीथिंग इज ओके। जिस तरह अभी आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दी, तो इसके पीछे जो हम एक चला रहे हैं अदारा, उसके पीछे एक मास्टरमाइंड है। जारी बात है, इस चीज को मैनेज करना इट्स वेरी टफ, बट आई एम डूइंग दिस थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है, मेरी डिटर्मिनेशन कभी हारी नहीं है। मैं कभी नाउम्मीद भी हो जाती हूँ, मैं कभी, लेकिन मैं फिर से उसी वक्त, उसी सेकंड में मैं चीज याद रखती हूँ, सब्र करना चाहिए, नमाज पढ़ें, सब्र करें। इतना टॉक्सिक हो जाता है समटाइम, लेकिन कुछ अरसे के लिए रहता है, फिर वही चीजें सिंपली हो जाती हैं। 10-15 मिनट बाद, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए होता है, आप रहते हुए डिप्रेशन में। बट आपको हमेशा ही फॉलो करना है, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपको ये चीजें, एक दफा फॉलो करके छोड़ देंगे तो मसले का हल तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डिजीज होगी तो आपको उस डिजीज की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी में फॉल्ट हो चुका है, वो फॉल्ट कभी खत्म नहीं होगा। वायरस है, कोविड देख लें, मुझसे आज से 2020 में आई थिंक कोविड आया था, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, अप्रैल आई थिंक मई 2020 में किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम क्या ये जो कोविड है ये खत्म हो जाएगा। मेरा सेशन था एक लाइव, तो मैंने उनको कहा था कोविड कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट्स वायरस, ये वायरस है, और वायरल इन्फेक्शन कभी खत्म नहीं होते। तो जिंदगी एक वायरस है, और मैं इसको वायरस ही कहती हूँ। तो इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम, जिंदगी तो एक बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन जो इसके अंदर ये प्रॉब्लम ये वायरस है, और वायरस कभी खत्म नहीं होता। तो वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आप जो है सिक्योर रहें। तो आप अपनी वैक्सीनेशन इसी तरह करवा सकते हैं जैसे अभी के मैंने आपको एग्जांपल दी। सो इट वाज द brief answer from my side. Any other? किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, आपको आज का लेक्चर सही लगा, अच्छा लगा? कोई थोड़ा चेंज आया मेंटल हेल्थ आपकी अपनी में? यस जी मैम, बिल्कुल जबरदस्त।
चलेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों का ख्याल रखें अपना बहुत सारा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मैम Uh, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके मैम। जी किसका क्वेश्चन था? क्वेश्चन किसका था? यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम आपने असाइन किया 2 क्वेश्चन जो हमें मतलब उसको तैयार करना है, तो उसको हमें गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी कि हमें खुद पे ये करना पड़ना है?